हेलो एंड वेलकम। तो हमने पढ़ा था अभी तक बायोडायवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता, और क्या क्या खतरे हैं जैव विविधता को, जैसे कि फॉरेस्ट को काटना और जानवरों की अवैध अवैध जानवरों का अवैध व्यापार करना, और जो एलियन स्पीसीज हैं उनको इंट्रोड्यूस करना, जैसे कि कांग्रेस ग्रास और यूकेलिप्टस। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, मतलब बायोडायवर्सिटी को हम कैसे बचाते हैं और उसके क्या क्या मेथड है। तो इसमें पहला मेथड आता है, देखिए, ये देयर आर टू टाइप मेथड, देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज इन सीटू एंड सेकंड वन इज एक्स सीटू। देखिए, इन सीटू को समझते हैं। इन सीटू का मतलब होता है कि वहीं पे जाके, साइट पे ही जाके आप प्रिवेंशन मीजर्स ले रहे हैं, उसे संरक्षित करने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं, उसे कहेंगे हम इन सीटू। जैसे कि कंजर्व द स्पीसीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे कि हम बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, नेशनल पार्क्स बनाते हैं, सेंचुरीज बनाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई, वर्ड सेंचुरी हुई, घड़ियाल सेंचुरी हुई। ये सब चीज़ें क्या है, ये इन सीटू साइट कंजर्वेशन के मेथड हैं। जैसे कि जैव मंडल हम बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे हिंदी में जैव मंडल कहते हैं। तो ये आपके रखे जाएंगे इन सीटू में, कि वहीं पे जैसे कि टाइगर रिजर्व बनाया, हमें टाइगर कहीं पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे जो है वहाँ टाइगर पाए जाते हैं, तो वहीं जाके उन्हें संरक्षित करना, कि उसमें प्रतिबंध लगा देना शिकार करने पे या जंगलों को काटने पे। तो ये सब का आपका कहलाएगा इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा फॉरेस्ट, मोर नंबर ऑफ स्पीसीज। जब हम इंस्टीट्यूट में करेंगे तो बहुत ज़्यादा एरिया होगा, क्योंकि जैव मंडल या कोई नेशनल पार्क है तो उसका एरिया तो बहुत बड़ा होता है। मेथड्स क्या क्या हैं इसमें, कौन कौन से, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल मैंने आपको बताया, नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वेटलैंड्स जल जिसे दलदली भूमि कहते हैं, टाइगर रिजर्व्स और बर्ड सेंचुरीज। ये सब क्या है, इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं। एक्स सीटू क्या होगा, मान लीजिए कोई स्पीसीज जो है वो बहुत कम संख्या में रह गई, कुछ जीव जंतु, जानवर या पेड़ पौधे जो कि बहुत कम संख्या में रह गए हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, जीन बैंक या बोटेनिकल गार्डन आपने सुने हो, उनमें लाके हम उन्हें संरक्षित करते हैं। तो उन्हें कहते हैं एक्स सीटू, मतलब कि वहाँ से लाकर किसी दूसरी जगह पर संरक्षित करना, उनकी देखभाल करना, क्या कहलाता है, एक्स सीटू। इसमें पहला आएगा कंजर्व द स्पीसीज आउटसाइड द देयर हैबिटेट, वहाँ उनके जो परिवेश से निकालकर किसी दूसरी जगह पर उन्हें संरक्षित रखना। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके जू, सीड बैंक, जीन बैंक, बोटैनिकल गार्डन। जैसे आपने सुना होगा नोएडा में है बोटैनिकल गार्डन, तो उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप के जो आपके पेड़ पौधे हैं उनको संरक्षित किया जाता है उनको। और देखिए, सेलेक्टेड स्पीसीज जो कॉस्टली होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्सी टू में आपको जब उनका हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट उस टाइप का हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, बहुत सारा पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब संरचना की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली और महंगा पड़ता है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, इन सीटू वहीं पे जाके, एक्स सीटू वहाँ से लाके आप उन्हें कंजर्व करते हैं। अब देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम पढ़ते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं जैव मंडल। तो रीजन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, ये वो रीजन होता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है या संरक्षित किया जाता है। डिक्लेयर्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मैनेज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी जगह को बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल कौन घोषित करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और उसे मैनेज करेगी आपकी जिस स्टेट में वो बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल है, वहाँ की गवर्नमेंट उसे मैनेज करती है। ठीक है। प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो वन्य जीव प्रोटेक्शन एक्ट आया, उसके तहत इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व को समझते हैं हम। तो उसमें मेनली 3 एरिया होते हैं, बफर एरिया, कोर एरिया एंड ट्रांजिशन जोन। तो देखिए,
अंदर वाले एरिया को हम कहेंगे कोर एरिया। हाईली रिस्ट्रिक्शन ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कोर एरिया होगा, एक्चुअल में क्या होता है कि जैव मंडल एक बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत ज़्यादा एकड़ या हेक्टेयर में फैला हुआ। मान लीजिए पूरा जंगल ही बायोस्फीयर रिजर्व है बहुत जगह में, तो उसे उसमें भी क्या है कि जहाँ जीव जंतु और ये ऐसी चीज़ें पाई जाएंगी, स्पीसीज पाई जाएंगी, उसे हम कहेंगे कोर एरिया। वहाँ पे क्या कर देंगे, जो ह्यूमन के क्रियाकलाप हैं उनको हम बिल्कुल प्रतिषेध कर देंगे। जैसे कि वहाँ पे ह्यूमनों को आना जाना ही बंद कर देंगे। जैसे टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए, वाइल्ड लाइफ सफारी करने जाते हैं, और उनका शिकार करना बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा, लकड़ियाँ काटना बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा, मधुमक्खियों का शहद लाना प्रतिबंधित रहेगा। तो मतलब वहाँ पे कोर एरिया में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी। बफर जोन, उसके थोड़ा बाद हम एरिया को कहते हैं बफर जोन। इसमें क्या होगा, वेरी फ्यू एक्टिविटीज़ लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इको टूरिज्म ETC आर अलाउड। इसमें क्या होगा, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई पेड़ पौधे चाहिए या कोई एक्टिविटी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जानकारी के लिए आपको करनी है, तो वो केवल अलाउड होती हैं। इको टूरिज्म मतलब इको फ्रेंडली, जो कि मतलब पर्यावरण के अनुकूल हो, उस टाइप की टूरिज्म आपको अलाउ की जाएगी वहाँ पे। हंटिंग वंटिंग की हंटिंग और शिकार करना, ये सब करना आपको वहाँ पे अलाउ नहीं होगा। ट्रांजिशन जोन, सबसे बाहरी जोन जो बायोस्फीयर का होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। इसमें क्या होगा, ह्यूमन सेटलमेंट आर पॉसिबल एंड एक्टिविटीज़ लाइक फिशिंग, फार्मिंग, ग्रेजिंग ETC आर अलाउड। जो उसका बाहरी एरिया होता है जैव मंडल का, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ ह्यूमन वहाँ के रह सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। आप मछली पकड़ सकते हैं, कुछ एरिया पे आप फार्मिंग मतलब कृषि कर सकते हैं, और चारा भी आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं या अपने पशुओं को चराने के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन विद नेचर। तो हम जैव मंडल को क्या है, आपसी संबंध इसका जैव मंडल का और मनुष्य का बेस्ट एग्जाम्पल है ये बायोस्फीयर रिजर्व। इन 1971 यूनेस्को लॉन्च मैन एंड बायोस्फीयर, इसे कहते हैं शॉर्ट में मैव, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम टू प्रोटेक्ट बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को ने इसे घोषित किया है। तो यूनेस्को क्या करता है, जैसे अगर कहीं की जैव मंडल किसी को घोषित किया जाता है, तो ये उसे फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। टिल डेट इट्स कवर्स 670 साइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग 11 फ्रॉम इंडिया। In 1986, India launched its own MAP program and till date declared 18 sites are biosphere reserve। जब यूनेस्को ने ये प्रोग्राम चलाया 1971 में, तो फिर इंडिया ने 1986 में चला दिया ये अपना प्रोग्राम में मैन एंड बायोस्फीयर। इन इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व अंडर यूनेस्को लिस्ट, जो आपके प्रमुख जैव मंडल हैं यूनेस्को की लिस्ट में इंडिया से, उनके बारे में देखिए। नीलगिरी ये पहला था, ये कहाँ पे, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। आपको समझता है वेस्टर्न घाट, और ये पश्चिमी घाट में जो होता है, ये हमने बताया था आपको 6 स्टेट में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात। तो इनमें से क्या है, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु वाले इसमें पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डैम मंडल। सेकंड वन है नंदा देवी, ये आपका उत्तराखंड में है, इसे आप क्या कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यहीं लोकेटेड है। गल्फ ऑफ मन्नार है तमिलनाडु में। सुंदरवन आपका वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। सिमलीपाल अभी चर्चाओं में रहा है क्योंकि वहाँ पे आग लग गई थी जंगल में, आपको पता ही है। नौकरेगा आपका मेघालय में है। लिविंग रूट ब्रिज आर फॉर्म्ड, तो मेघालय में ये भी फेमस है। इसमें क्या होता है, जैसे कि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो आपस में कनेक्ट होकर वो फैलती हैं, वो एक ब्रिज टाइप का, एक पुल टाइप का बना देती हैं। तो लिविंग रूट कहाँ पे पाई जाती है, मेघालय में। ठीक है सर। गारो, खासी, जयंतिया, ये जो हिल हैं ये भी आपके मेघालय में पाई जाती हैं। ये पर्वत चोटियों पर्वतों के भी नाम है, गारो, खासी, जयंतिया, और वहाँ पाई जाने वाली जनजातियों के भी नाम हैं। तो खासी हिल पे ही आपका चेरापूंजी पड़ता है। वहीं पर क्या जगह है, एक मानसराम, जहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब देखिए ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, एवापोरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीफ सरफेस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब आप पानी देते हैं किसी खेत में, तो वहाँ की या खेत में या किसी पौधे को, तो उस पानी को जैसे मिट्टी उसको एब्जॉर्व कर लेती है, उससे पौधा
कुछ पानी ले लेता है, पानी लेगा तो वो पानी का संचरण होता है पूरे पौधे में, तो उसकी पौधे की जो पत्तियों से जो पानी वाष्पित होकर वायुमंडल में चलाया जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, या उसे ही कंजप्टिव यूज कहते हैं, कि जो कि मतलब कितना उपयोग में ला रहा है अपनी ग्रोथ के लिए कोई प्लांट पानी को। अचनाकर अमरकंटक, ये कहाँ पे है बायोस्फीयर रिजर्व? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे है ये, क्योंकि मध्य प्रदेश, पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य थे, बाद में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला है। कंचनजंगा सिक्किम में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगस्त्यमाला केरला एंड तमिलनाडु में है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपने देखा कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उन्हें क्या करते हैं, उसे डिक्लेयर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और मैनेज की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन नेशनल पार्क कौन डिक्लेयर करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जिस स्टेट में है कोई नेशनल पार्क, उसे इस पर्टिकुलर उसको नेशनल पार्क बनाया जाए कि नहीं, तो ये डिक्लेयर भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, और उसे मैनेज भी कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972 के तहत इसे प्रोटेक्ट किया जाता है। हम किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रमोट करके या प्रमोशन देके उसे नेशनल पार्क बना सकते हैं। नेशनल पार्क कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनेगा। तो अंतर समझते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेशनल पार्क मोर रिस्ट्रिक्शन ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज़। नेशनल पार्क में जैसे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, उनमें क्या है कि बिल्कुल मानव की जो क्रियाकलाप हैं वो प्रतिबंधित रहते हैं। मोर नंबर ऑफ स्पीसीज, ज़्यादा नंबर में यहाँ पे जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की आपको संख्या मिलेगी। जनरली एरिया इज लार्ज, एरिया काफ़ी बड़ा होगा। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन 105। मैक्सिमम मध्य प्रदेश में है आपके 11 नेशनल पार्क, और अंडमान निकोबार में है आपके 9। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझिए। रिस्ट्रिक्शन एरिया आर लेस एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क। सम एक्टिविटीज़ लाइक टिम्बर कलेक्टिंग, हनी कलेक्टिंग, ETC आर अलाउड। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन कम होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ पे आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ को थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ कर देते हैं, जैसे कि आप लकड़ी काट के ला सकते हैं, शहद कलेक्ट करके ला सकते हैं। कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर पर्टिकुलर फ्लैगशिप स्पीसीज। किसी पर्टिकुलर फ्लैगशिप जो एक स्पीसीज है उसके लिए ही आप इसे, जैसे कि चिड़ियाओं के लिए कर दिया आपने कि वर्ड सेंचुरी, या जैसे कि घड़ियाल सेंचुरी, इसी किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, जीव जंतु के लिए ही आप ये बनाई जाती हैं। और जबकि नेशनल पार्क क्या होते हैं, उसमें कई सारी स्पीसीज इंक्लूडेड होती हैं। लेस नंबर ऑफ स्पीसीज। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया 536। मैक्सिमम है आपके अंडमान निकोबार में 98। अब आप समझते हैं वेटलैंड्स। वेटलैंड्स क्या होता है? ट्रांजिशन जोन बिटवीन द लैंड मास एंड वाटर बॉडी, कंसिस्ट ऑफ मार्सी एंड स्वैम्पी ETC। जैसे मार्सी लैंड कहते हैं दलदली भूमि को। जैसे मान लीजिए जो कोई भूमि 8 महीने मैक्सिमम 8 महीने पानी से ढकी रहे, उसमें 4 महीने पानी ना रहे। जैसे किनारे के जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या, जैसे बाढ़ आ जाती है, 4 5 8 महीने पानी रहा वहाँ पे, वहाँ से चला गया पानी फिर, तो उन्हें क्या कहते हैं? वेटलैंड्स कहते हैं। और वो मार्सी दलदली भूमि हो जाती है, आपको पता ही है। रिच विद बायोडाइवर्सिटी। इनमें क्या है कि जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। मैनग्रोव्स फाउंड इन वेटलैंड्स रीजन। जो मैनग्रोव्स वन होते हैं वो वेटलैंड्स रीजन में ही पाए जाते हैं। इन 1971 रामासार कन्वेंशन साइंड टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स रीजन्स। रामासार एक जगह है ईरान में, 1971 में वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ, उसमें ये निर्णय लिया गया कि वेटलैंड साइट के प्रोटेक्शन के बारे में। वेटलैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज द रामासार साइट्स। रामासार साइट्स भी कहते हैं इन्हें। टोटल वेटलैंड्स, तो ये फिगर से आप समझ सकते हैं। लैंड और वाटर बॉडी है, इनके जो रामासार लैंड और वाटर बॉडी के जो बीच में जो ट्रांजिशन जोन है उसे हम अब क्या कहेंगे? वेटलैंड्स। तो ये वेटलैंड्स के बारे में कुछ बताया। कुछ महत्वपूर्ण डेज हैं, जैसे 3 मार्च को आपको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च को आपको वर्ल्ड वाटर डे,
21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, 22 अप्रैल को आपको अर्थ डे, 22 मई को आपका वर्ल्ड जैव विविधता दिन मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ तक आप पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।